नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज मैं डिस्कस करूंगा 1 मई से लेकर के 10 मई तक की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। लगभग इस श्रृंखला में 50 से अधिक प्रश्नों को मैं शामिल कर रहा हूं और इसी तरीके से हर संडे को आपको वीकली करंट अफेयर में देता रहूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बोझ ना हो, आपका रिवीजन भी होता रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। ये श्रम दिवस बाई डिफॉल्ट लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया गया। ये कब मनाया गया पूछा था, तो याद रखिएगा। थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर चले जाते हैं। 1886 में 4 मई के दिन एक शिकागो में श्रमिक वर्ग और पुलिस वर्ग के बीच झड़प हो जाती है। वो झड़प थी 8 घंटे को काम को लेकर के, और उस झड़प में कई श्रमिक मारे भी गए थे। तो 1 मई को उनको श्रद्धांजलि भी दी जाती है, और उसके अतिरिक्त 8 घंटे का जो काम करने का एक प्रोसेस लागू हुआ, तभी से लागू हुआ। तो ये भी बात याद रखिएगा। बाद में सरकार ने उनकी मांगें मानी और 8 घंटे का काम प्रणाली शुरू हुई। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस कार्यक्रम ने विश्व में एक दिन में सर्वाधिक देखे जाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो अभी हाल ही में रामायणा ने एक दिन में, वो दिन था 16 अप्रैल का, लगभग 77 मिलियन व्यूज़ पाने वाली एक कीर्तिमान बना दिया एक तरीके से कि 77 मिलियन रिकॉर्ड है। ये आज तक किसी रिकॉर्ड टीवी ने आज तक नहीं किए हैं, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी जैसी ऐसे बेहतर भी जितने भी कार्यक्रम थे उनके भी पास भी इतने ज़्यादा व्यू नहीं होते थे। तो 77 मिलियन व्यू एक दिन में बटोरने का काम किया रामायणा ने। रामायण की अगर मैं बात करूं तो रामायण को डायरेक्ट किया था रामानंद सागर जी ने 25 जनवरी 1987 से लेकर के 1987 से लेकर के 31 जुलाई 1988 तक लगभग 78 कह सकते हैं एपिसोड में रामायण को पूरा किया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया है। तो अभी हाल ही में कोलकाता से संबंधित 82 वर्ष के फुटबॉलर चूनी गोस्वामी जी का निधन हो गया है। चूनी गोस्वामी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1962 में इनकी ही कप्तानी में सबसे अंतिम बार भारत ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक फुटबॉल में जीता था। तो 1962 के कहाँ हुए थे, जकार्ता में हुए थे। तो जकार्ता के एशियन गेम्स में भारत ने अंतिम बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था। किनकी कप्तानी में, तो चूनी गोस्वामी जी की कप्तानी में। इसके अतिरिक्त मैंने अभी बताया कि इनका संबंध कोलकाता से या बंगाल से है। तो याद रखिएगा, इनका वेस्ट बंगाल का सर्वोच्च सम्मान बंगा विभूषण 2013 में इन्हें सम्मानित किया गया है, बंगा विभूषण से। तो बंगा विभूषण पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो बंगा विभूषण से सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है। तो मोहन बागान क्लब है, और मोहन बागान क्लब के दौर से इन्हें मोहन बागान कप और या कह सकते हैं भारत सरकार से अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक बात और याद रखना है कि इन्हें रणजी ट्रॉफी में खेलने का अवसर भी मिला हुआ है पश्चिम बंगाल की ओर से। तो पश्चिम बंगाल से इन्होंने रणजी में पार्टिसिपेट भी किया है। तो इतनी बात याद रखिएगा चूनी गोस्वामी से संबंध में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में ई कॉमर्स से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने कौन से सेंटर खोलने की बात करी है। तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने अभी हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की बात करी है। क्यों, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तरीके से ई कॉमर्स क्षेत्रों से जुड़ाव हो सके। अब ये ई कॉमर्स से जुड़ाव कैसा, तो मैं डिस्कस करता हूँ उन संबंधी बिंदुओं को भी। ई कॉमर्स का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे गाँवों में हस्तशिल्प संबंधित चीज़ें जो होती हैं, जो गाँवों में डेवलप होती हैं, अब उनके डेवलप होने के कारण उन्हें मार्केट में आने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का काम यही है। सबसे पहली बात में आपको याद रखिएगा कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न, दो ऐसी कंपनी है अमेज़न, उनके साथ में समझौता हुआ है कि जो भी क्राफ्टेड चीज़ें हैं जो गांव से बन करके आती हैं, तो उनके लिए कॉमन सर्विस सेंटर से आप संपर्क करेंगे और वहां से जाकर के सीधा ई कॉमर्स पोर्टल पर आप चीज़ों को खरीद पाएंगे। याद रखें, सबसे पहली बार ऐसी विचारधारा रखी गई थी 2006 में भारत सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो उत्पाद हैं वो सीधे मार्केट तक आ पाएँ। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक्सिस बैंक की पूर्व एमडी शिखा शर्मा को किस कंपनी के सलाहकार पद पर नियुक्त कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में आप लोग ट्रांजैक्शन वगैरह करते रहते हैं गूगल पे कंपनी से, अमेरिकन कंपनी गूगल की ही एक कंपनी है सहयोगी। तो गूगल पे इंडिया की अभी हाल ही में इंडिया में सलाहकार नियुक्त हुई हैं शिखा शर्मा जी। तो ये बात आपको इतनी बात याद रखना है, गूगल पे इंडिया से संबंध इनका है। जर्मनी ने अभी हाल ही में किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा कि हिजबुल्लाह नामक संगठन को अभी हाल ही में जर्मनी ने क्या कर दिया है, अवैध घोषित कर दिया, या कह सकते हैं कि बैन लगा दिया इसके ऊपर। तो इतनी बात आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। जर्मनी सरकार ऐसे मानती है, जर्मन पुलिस ऐसा मानती है कि लगभग 1000 ऐसे लोगों का समूह है जो जर्मनी में ऑलरेडी हिजबुल्लाह संगठन से कार्यरत है। तो ये बात आपको याद रखना है। हिजबुल्लाह एक शिया इस्लामिक संगठन है जो कि मुख्य रूप से लेबनान में जन्मा। लेबनान एक देश है, याद रखिएगा। इसका 1980 में इसकी स्थापना की गई थी ईरान के सहयोग से। मैं बार बार डिस्कस करता रहता हूँ ईरान के सहयोग से। पूरी वीडियो अगर देखनी है तो आप याद रखिएगा
3 मई की करंट अफेयर को आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा मैं हिजबुल्लाह के बारे में मैंने समझाया है, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जर्मनी ने इसको बैन कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा किस ऐप का विकास किया गया। तो अभी हाल ही में याद रखिएगा किसान सभा एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। किसान सभा एप्लीकेशन का काम क्या होगा, तो जो दूर दराज इलाकों में जो भी किसान संबंधित फसलों का उत्पादन किया और वहाँ पर फसल जमा है, वो उसे परिवहन करके मंडी तक लाने का काम है। तो परिवहन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए CSIR ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च टीम ने क्या कर दिया है, किसान सभा एप्लीकेशन को डेवलप किया है। क्यों? दूर दराज इलाकों में किसान को परिवहन संबंधित व्यवस्था मिल पाए, जैसे कि बाकायदा मंडी तक अनाज पहुंच पाए, ठीक है। आगे है, ई नाम प्लेटफॉर्म पर कितनी मंडियों को जोड़ा गया है। याद रखिएगा, ई नाम प्लेटफॉर्म जो मैं बात करता रहता हूं उसका नाम है ई इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें जोड़ी गई कुल मार्केटों की संख्या है 200 मंडियां ऐसी जोड़ी गई हैं जो कि काम करेंगी ई नाम प्लेटफॉर्म से ही। अगर मैं बात करूं मंडियों की संख्या की, तो मंडियों में लगभग देश में 785 मंडियां हैं वर्तमान में, ठीक है। लेकिन कोविड-19 के कारण सारी मंडियां प्रयोग में नहीं ला जा सकती हैं, इसीलिए 7 अलग अलग राज्यों में 200 मंडियों की व्यवस्था की गई ई नाम पोर्टल से। ई नाम पोर्टल पर जाकर के आप बाकायदा उन मंडियों की स्थिति देख सकते हैं और वहां पर अपना अनाज बेच सकते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अमेरिकी अकादमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने किस भारत को मानद सदस्य बनाया है। भारतीय सदस्य की बात कर रहा है तो शोभना नरसिम्हन जी को अभी हाल ही में बनाया है। शोभना नरसिम्हन जी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिस्ट रिसर्च की टीम में सैद्धांतिक वर्ग में प्रोफेसर हैं। सैद्धांतिक वर्ग में प्रोफेसर हैं, और बता दूं मैं जानकारी के लिए, जो ये अमेरिकी अकेडमी है, इसमें जो भी व्यक्ति कला विज्ञान आदि क्षेत्रों से सम्मानित व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ही चुना जाता है। तो सैद्धांतिक वर्ग में प्रोफेसर हैं हमारी शोभना नरसिम्हन जी, इनको चुना गया है। इस सूची में चार्ल्स डार्विन, जिनके सिद्धांत पढ़ते रहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक नेल्सन मंडेला जैसे भी लोगों को शामिल किया गया था। तो ये याद रखने वाली चीज़ है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु व मध्यम मंत्रालय के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो 1988 बैच के IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा जी को इसके लिए सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। याद रखने वाली बात है कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे चुना गया है। तो ये याद रखिएगा, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव पद पर फिर से 1988 बैच के ही अधिकारी हैं, आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं, उनका नाम है गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने जी को चुना है परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव पद पर। मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी जी, याद रखिएगा। चलिए फटाफट मैं डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले अफ्रीकी कार्यकर्ता का निधन हुआ, उनका नाम पूछा है। तो याद रखिएगा, डेनिस गोल्डबर्ग। अब इंपॉर्टेंट बात है ये कि डेनिस गोल्डबर्ग जो है वो श्वेत व्यक्ति थे, फिर रंगभेद के खिलाफ कैसे, तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला का नाम बड़ा आप लोगों ने सुना है, अफ्रीकन गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे डेनिस गोल्डबर्ग, इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा, इन्हें 22 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और ये पहले गैर श्वेत व्यक्ति थे जो रंगभेद के खिलाफ उतरे थे। तो याद रखिएगा, इन्हें प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी ही है प्रिटोरिया जेल में 22 वर्ष तक रहना पड़ा था और 1985 में इन्हें रिहा किया गया। तो याद रखिएगा, रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले पहले कह सकते हैं श्वेत व्यक्ति थे, ठीक है, पहले गोरे व्यक्ति थे जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई। तो नेल्सन मंडेला के सहयोगी के रूप में थे, हालांकि नेल्सन मंडेला कैसे थे, अश्वेत व्यक्ति थे। विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया, तो विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया है 2 मई को। ट्यूना में मैंने कई बार बताया, ट्यूना एक मछली है, एक मछली ऐसी जो कि विशेष रूप से गर्म पानी में पाई जाती है, और ट्यूना मछली विकसित या विकासशील देशों में आर्थिक रूप से जिम्मेदार है और उसका बड़ा व्यापार वर्ग में शामिल होता है। टोटल मछलियों को जो उत्पादन है पूरी दुनिया में, उसमें 20% सहयोग किसका रहता है, ट्यूना मछली का। तो ये भी बात हमें भूलनी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। खाद्य व कृषि संगठन के अनुसार, जो अंतरराष्ट्रीय खाद्य व कृषि संगठन है उसके अनुसार 96 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसका संरक्षण करती हैं ट्यूना मछली का। तो 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में कश्मीर ने किस चीज़ को GI टैग दिया है। तो कश्मीरी केसर को अभी हाल ही में GI टैग मिला है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि GI टैग आपको याद रखना है, जियोग्राफिकल जो भी भौगोलिक संकेतक के रूप में चुना जाता है। इसके अतिरिक्त अभी मैंने और भी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि अगर आपको याद हो, जैसे कि मणिपुर का काला चावल था, गोरखपुर का टेराकोटा था, और कोविलपट्टी कदलाई मिठाई ये एक तरीके से टॉफ़ी थी जो तमिलनाडु से संबंध रखती थी। इन सबको मिला हुआ है, लेकिन अभी बात करता हूँ केसर के ऊपर। तो केसर में बात कर रहा हूँ, केसर में मिला हुआ जम्मू कश्मीर को GI टैग मिला हुआ है। केसर 3 प्रकार का होता है, लच्छा केसर, मोंगरा केसर और गुच्छी केसर, 3 अलग अलग। कड़वाहट होती है पिक्रोक्रोसिन,
कड़वाहट, पिक्रोक्रोसिन, और जबकि अगर मैं इसके रंग की बात करूं तो क्रोसिन के कारण इसका गहरा लाल रंग होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। और दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला केसर भी जम्मू कश्मीर का ही केसर है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने नई संसद का निर्माण को मंजूरी दे दी है, या किस वर्ष तक तैयार हो जाएगी? तो यह 2022 तक तैयार होगी। इसके लिए प्रोजेक्ट पर्यावरण मंत्रालय ने असल में स्वीकृति अभी हाल ही में दे दी है, क्योंकि ये लटका हुआ था। एक प्रोजेक्ट नया आया है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत लगभग 922 करोड़ रुपए की लागत से 922 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। याद रखें, जो प्राचीन हमारी वर्तमान संसद कार्य प्रणाली है वो मात्र 83 लाख रुपए 83 लाख रुपए से बनी थी तत्काल में। कब? जब मैंने आपको बताया 1921 में पहली बार 12 फरवरी को इसकी नींव रखी गई थी, पहली ईंट रखी गई थी। ठीक है, 6 वर्ष लगे थे बनाने में, ये बात याद रखना। कुछ फैक्ट और भी हैं बट मैं उन्हें डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। संसद भवन को अगर मैं बात करूँ तो एडविन लुटियन और बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था, तो ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों को 2021 से बढ़ाकर किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में 2023 तक की स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल युवा खेलों को 2021 से बढ़ा करके 2022 में होंगे असल में ओलंपिक 2022 नहीं है, 2022 है ये। 2021 में होंगे ओलंपिक, क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक थे, आपको अगर आपको याद हो, वो 2020 में होने थे और उनको बढ़ा करके कर दिया गया 2021 में। और जो 2021 में होने थे युवा राष्ट्रमंडल खेल, उन्हें बढ़ा करके 2022 कर दिया गया। तो इतनी बात आपको याद रखना है कि राष्ट्रमंडल युवा खेलों का जो आयोजन किया जाएगा वो 2021 से बढ़ा करके 22 कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि 2021 में ओलंपिक होंगे। कौन से? टोक्यो ओलंपिक। ये आपको याद रखना है, तो याद रखें इस बात को, आई होप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वार्षिक किलर्मो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को, उसी दिन ये पुरस्कार का भी वितरण किया जाता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि जिनेत बिदोया लीमा, ये इनका संबंध में बात करूं तो क्या ये इनका जो संबंध है, इनका जो यहाँ से दिया गया ये पुरस्कार, तो इनका संबंध है कोलंबिया से। ये लिखते किसके ऊपर हैं? तो महिलाओं के ऊपर, और खास करके लिए महिलाओं सशक्तिकरण के ऊपर लिखते हैं, और इसीलिए इन्हें जिनेत बिदोया लीमा को इस बार का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। तो ये बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, भारत की स्थिति बड़ा खराब है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के मसले में। तो 142वें रैंक पर है इंडिया, 142 रैंक पर, नंबर 1 पर आता है नॉर्वे। तो इतनी बात तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। गूगल ने वैश्विक स्तर पर 2019 में कितना अनुचित डेटा को हटा दिया है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गूगल ने भी हाल ही में कितने डेटा को हटा दिया है। तो लगभग 2.7 बिलियन जो विज्ञापन थे जो अनुचित थे उनको गूगल ने हटा दिया है। ठीक है, याद इतनी बात है, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतनी बात याद रखें, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात करूं अगर गूगल की, तो गूगल के वर्तमान में जो सीईओ हैं वो भारतीय संबंध में हैं, सुंदर पिचाई जी। उनका जो खड़गपुर आईआईटी से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा मैं जल्द बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी निवासियों को 120 दिन रोजगार देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करी है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ करी है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये इसलिए किया है क्योंकि लोग कोविड-19 के कारण लौटेंगे, और लौटने के कारण इन्हें बाकायदा काम भी मिल जाए। तो 120 दिनों के काम की गारंटी दी है इन्होंने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत। आधिकारिक भाषा संस्कृत और हिंदी है। मैं बता दूं सीएम यहाँ के जयराम ठाकुर जी हैं, बीजेपी सरकार के अधीन। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु व पर्यावरण निगरानी के लिए कौन सा देश अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो अभी हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र में जो ऊपरी क्षेत्र है, जो कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है, उस क्षेत्र में रसिया ने अपना क्या किया हुआ सैटेलाइट लॉन्च किया है। उसका नाम भी दिया है आर्कटिका M1। तो आर्कटिक M1 नाम का इसका नाम भी दिया है। तो ये भी बात हमें भूलना नहीं है कि आर्कटिक M1 नाम का एक सैटेलाइट होगा जो कि काम करेगा किसके ऊपर? वहाँ पर पर्यावरण निगरानी, जलवायु जैसी निगरानी के लिए काम करेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ की एजेंसी की, रोसकॉस्मोस, सॉरी मैं लिख दे रहा हूँ आपको, कोई इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ROSCOMOS, रोसकॉस्मोस यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है। तो इतनी बात आपको याद रखना है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी मॉस्को, और रूबल यहाँ की मुद्रा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, विश्व डोपिंग एजेंसी ने किस भारतीय डिस्कस थ्रोवर को हाल ही में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखिएगा संदीप कुमारी जी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ध्यातत्व रहे 2018 में गुवाहाटी में जब राज्य स्तर के खेल चल रहे थे, उसमें डोपिंग का जो टेस्ट हुआ, तो यानी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा इनका टेस्ट लिया गया और उसमें ये दोषी पाई गई। और दोषी ऐसे पाई गई कि इन्होंने एक स्टेरॉइड नाम का एक पदार्थ लिया, सेवन किया स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड एक मादक पदार्थ है, उसका सेवन करने के कारण इनको क्या हुआ? 4 वर्ष का बैन कर दिया गया। याद रखिएगा वाडा का जो हेडक्वार्टर है यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। तो इतनी बात भी यहाँ से हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखिए, पुरस्कार देने की एक अलग श्रेणी हो गई। अभी हाल ही में पुरस्कार तो नहीं दिया जाएगा, नामांकन शुरू हो चुके हैं सरदार पटेल अवार्ड के लिए। तो याद रखिएगा, सरदार पटेल अवार्ड के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं, जो कि जून तक की रहेंगे। और यह पुरस्कार दिया जाएगा 31 अक्टूबर को, इनके जन्मदिन के ही मौके पर, क्योंकि 31 अक्टूबर 1875 में इनका नाडियाड जो बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीन था, उनका जन्म हुआ था 1875 में, और इन्हीं के ऊपर ये पुरस्कार की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने लगभग 562 रियासतों का विलय कराया था, ठीक है, भारत में संदर्भ में, क्योंकि हर रियासत चाहती थी कि हम मुक्त रहें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। सरदार पटेल जी हमारे भारत के पहले गृह मंत्री और उसके अलावा उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। मनरेगा के तहत सर्वाधिक काम देने वाला राज्य कौन सा बन गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो मनरेगा के तहत सर्वाधिक काम देने का काम कर रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने कहा है कि हम लगभग वर्तमान में सबसे ज़्यादा काम दे रहे हैं, और लगभग कह सकते हैं 24% टोटल रोजगार का, टोटल अगर स्टेट में रोजगार है उसमें से 24% हिस्सा केवल नरेगा से, यानी महात्मा गांधी जो नेशनल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है उसी के तहत योजना है, उसी के तहत काम दे रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इस योजना की, तो योजना प्रारंभ करी गई थी 2006 से, ठीक है। जो एक्ट आया 2005 में आया रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत, लेकिन जो 2005 से महात्मा गांधी मनरेगा, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट जो आपकी कार्यक्रम योजना है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम योजना, इसी को शुरू किया गया 2006 से। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, क्यों, आप शायद समझ सकें, क्योंकि करंट अफेयर का सेशन लंबा ना हो और पूरा रिवीजन भी होता रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फीफा द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए अभी हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया या कार्यक्रम शुरू किया। तो #WeWillWin नाम का एक अभी हाल ही में कार्यक्रम शुरू किया है, और इसमें बतौर भारत के जो कप्तान है बाइचुंग भूटिया जी फुटबॉल के, उनको भी शामिल किया है। तो फीफा आप सब याद रखते हैं, फेडरेशन है फुटबॉल का, फेडरेशन इंटरनेशनल लीग फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में, ठीक है। इतनी बात याद रखना है। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का स्थान अगर मैं बात करूं इसमें, तो 108वें स्थान पर आता है फीफा की टोटल रैंकिंग में, वर्तमान में, अप्रैल की रैंकिंग में बता रहा हूँ, अप्रैल 2020 की। हाल ही में जारी फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में फीचर फोटोग्राफी के लिए जो पुलित्जर अवार्ड दिए गए हैं, तो उसको दिया गया है किसे, जो आप डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, ये जो तीनों नाम आप पढ़ रहे हैं, इन तीनों लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, उपरोक्त सभी लोगों को यह पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। तो इतनी बात आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं पुलित्जर अवार्ड की। तो पुलित्जर अवार्ड इस क्रम का भी वर्तमान में 54वां पुरस्कार था, और पुलित्जर अवार्ड विभिन्न 21 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, 21 श्रेणियों में अलग अलग यह पुरस्कार दिया जाता है। ये फीचर फोटोग्राफी के लिए मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है, तो जब अगस्त में 370 और 35A जब हटाए गए, तो उसमें जो कश्मीर में विरोध हुए, संघर्ष हुए, झड़प हुई, कर्फ्यू हुआ, आज चीज़ों को कवर किया इन डार यासीन, मुख्तार खान या चन्नी आनंद जैसे लोगों ने, इसीलिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। निगाह नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया। तो निगाह नाम का कार्यक्रम प्रारंभ किया हिमाचल प्रदेश ने। जो लोग कोविड-19 के कारण प्रवास करके अपने राज्य में आ रहे हैं, उनकी जानकारी बेहतर दी जा सके, इसलिए निगाह नाम का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है मनरेगा कार्य दिनों में वृद्धि के लिए झारखंड सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ करी है। तो मनरेगा का जो दिन है उनमें वृद्धि की जा सके, इसमें उपरोक्त सभी बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोतो हो खेल विकास योजना, ये तीनों योजनाएं प्रारंभ करी गई हैं। बिरसा हरित की मैं बात करूं, तो जो परती भूमि है उसके ऊपर वनीकरण किया जाए, वनाच्छादन किया जाए, इसलिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना है। तो जल को कैसे स्रोत में इकट्ठा किया जाए, जल कृषि के लिए, ठीक है, कृषि के लिए जल को कैसे स्रोत किया जाए। पोतो हो खेल विकास, खेल के मैदान को विकास करना इसका मेन लक्ष्य होगा। तो इसमें क्या करेगा, मनरेगा मजदूर लगेगा, जिससे कि क्या होगा, दैनिक मजदूरी में इसकी वृद्धि होगी। याद रहे कि 202 रुपये कर दिया गया है मनरेगा का वर्तमान में वेतन, 202 रुपये प्रतिदिन, पहले था 182 रुपये कोविड-19 के कारण ही। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मालदीव में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए नौसेना ने कौन सा मिशन प्रारंभ किया। तो अभी हाल ही में समुद्र सेतु, याद रखिएगा, सी ब्रिज नाम का एक मिशन शुरू किया है। लगभग इसमें जो 2 होंगे INS यानी कि इंडियन नेवी शिप, एक तो INS जलाश्व और दूसरा होगा INS मगर, दोनों काम करेंगे। और 8 मई को INS जलाश्व काम करेगा, और आज जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं 10 मई के ही दिन, तो 10 मई को अभी हाल ही में 10 बजे बोला गया था कि बेड़ा, अंतिम बेड़ा मालदीव से निकाल करके जो व्यक्ति फंसे हुए हैं उनको हैं वो कोच्चि ले आया जाएगा। तो ठीक है, याद रखिएगा INS जलाश्व 2006 में USA
से खरीदा गया था। जलाशय का संस्कृत अर्थ होता है दरियाई घोड़ा, मैं बार बार डिस्कस करता रहता हूँ। तो मालदीव से फंसे लोगों को निकालने के लिए कौन सा मिशन था? समुद्र सेतु। अगला क्वेश्चन है विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस 5 मई। देखिए मैं बता दूं, कोई 5 मई इसके लिए पर्टिकुलर नहीं कि 5 मई को ही मनाया जाएगा, मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और 1998 को पहली बार इसे मनाया गया था। ठीक है, जो 2005 में एक डेटा आया था, रिपोर्ट आई कि दुनिया में नंबर 1 पर जो बालक हैं जो वर्तमान में अस्थमा से ग्रसित हैं, सबसे ज़्यादा चीन के हैं, दूसरे स्थान पर भारत के हैं। भारत के लगभग 3,50,000 बच्चे वर्तमान में किससे ग्रसित हैं? अस्थमा से ग्रसित हैं। तो ये बात याद रखिएगा, 5 मई को, मई के जो पहला मंगलवार 5 मई को ही पड़ा था, इसी दिन मनाया गया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय को चुना हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रतिनिधि को नियुक्त किया है तो वह है अशोक माइकल पिंटो। अशोक माइकल पिंटो को IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में चुना हुआ, लेकिन ये भारतीय अमेरिकी हैं, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए याद रखने वाली बात है आपके लिए। आर्मी ट्रेनिंग कमांड सेंटर की कमांड किसको सौंपी गई है? अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी को आर्मी ट्रेनिंग कमांड की क्या कर दिया गया? इनको कमान दे दी गई है। अगर मैं बात करूं तो द आर्मी वार कॉलेज के कमांडेंट रह चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, तो काफ़ी अच्छे पद पर हैं, याद रखिए इस बात को लेकर के। ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्रेजिंग कॉन्फ्रेंस में कितने देशों ने भाग लिया? तो ये ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्रेजिंग कॉन्फ्रेंस थी क्या? इसमें 40 देशों ने टोटल भाग लिया है। और थी क्या ये? इस संगठन में जितने भी देश हैं, जो शामिल हुए वाले देश हैं, वो उन्होंने चर्चा की किस तरीके से कोविड-19 जैसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और किस तरीके से अलग अलग जो देश हैं, जो अच्छे विकसित कंट्रीज़ हैं, वो कैसे वो योगदान अपना दे सकती हैं पैसों के मामले में। जैसे मैं अगर बात करूं यूरोपीय यूनियन की, तो $1 बिलियन राशि दी, फ्रांस ने $500 मिलियन राशि दी, सऊदी अरब और जर्मनी ने मिलकर के $500 मिलियन दी, जापान ने $800 मिलियन दी। क्यों? क्योंकि टीका का विकास किया जा सके। इसीलिए मेन मुद्दा था ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्रेजिंग कॉन्फ्रेंस का, जिसमें 40 देश शामिल रहे। इंपॉर्टेंट ये थे कि अमेरिका और रशिया दोनों इसमें शामिल नहीं थे, यानी कि US और रशिया दोनों में इसमें शामिल नहीं हुए थे। ये इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या मुद्दा था? टीका विकास के लिए कैसे धन जुटाया जाए और कैसे इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। ठीक है, आगे देखते हैं BRO की स्थापना दिवस कब मनाया गया, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 7 मई को। 7 मई 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। तब से लेकर के प्रत्येक वर्ष इसका काम क्या होता है? सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस के रूप में हम मनाते हैं। काम क्या होता है? जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, जो भी अन्य कंट्रीज हैं, पाकिस्तान या मैं बात करूँ चाइना की, इन संबंधित जो बॉर्डर एरिया कवर करते हैं वो सब काम करता है BRO का। तो BRO के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनका नाम है हरपाल सिंह, यही BRO के प्रमुख पद पर काम करते हैं। हरपाल सिंह नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया अभी हाल ही में अधीर रंजन चौधरी का। इनका संबंध है कांग्रेस सा। लोक लेखा समिति का काम ये होता है सरकार द्वारा जो व्यय किया गया धन है उसके ऊपर निगाह रखना। और मैं बता दूं, लोक लेखा जो समिति होती है उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो अलग अलग आते हैं। 15 तो आते हैं लोकसभा से और बाकी बचे 7, जो 7 आते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखना है। सरकारी खर्च की जांच करने का काम करता है और नियुक्ति करता है लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर हमारे हैं ओम बिरला जी। ठीक है, चलिए हाल ही में रूस द्वारा किसे स्मारक युद्ध पदक दिया गया? तो अभी हाल ही में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को अभी हाल ही में स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया गया है। मैं बार बार कहता रहता हूं क्योंकि नाजी जर्मनी पर 75वीं जीत वर्ष पर यह काम आयोजित किया गया। और एक आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि 1948 में पहली बार कोरिया और रशिया के राजनीतिक संबंध बने थे। ठीक है, और कोरियाई पीपल्स जो आर्मी है, जो वहाँ की आर्मी है, कोरियाई पीपल्स आर्मी का समर्थन हमेशा रशियन आर्मी करती है। और दूसरी चीज़ बॉर्डर भी अपना साझा करते हैं दोनों देश। तो याद रखिएगा टूमेन नदी, एक नदी है टूमेन नदी, टूमेन नदी से ही दोनों देश अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर कहाँ पहुँच गई है? तो बेरोजगारी दर भी हाल ही में जो डेटा आया उसमें 27.1% बेरोजगारी दर पहुँच गई है। और बोला कि वर्तमान में 121.5 मिलियन लोग कैसे हैं जो वर्तमान में रोजगार ही नहीं है। 121.5 मिलियन लोग, इनमें से 91.3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो दैनिक मजदूरी हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। 18.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि उद्यमी हैं और 17.8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि वेतनभोगी हैं, जो वेतन का भोग करते हैं, कर्मचारी हैं, वो भी प्रभावित हुए हैं। और मैं अगर बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी वृद्धि हुई है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6% की वृद्धि हुई है बेरोजगारी सेक्टर में। तो ये बात आपको याद रखना है। इराक के नए प्रधानमंत्री, अगला क्वेश्चन है हमारे, कौन बन गए हैं?
तो इराक के नए प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। मुस्तफ़ा अल कदीमी नए बने हुए हैं और आदिल अब्दुल मेहंदी का इन्होंने स्थान लिया है, तो ये याद रखिएगा। मुस्तफ़ा अल कदीमी वहाँ की जो आपकी वहाँ की खुफिया एजेंसी थी NIS इराक की, उसी में बतौर प्रमुख पद पर काम करते थे 2016 तक। उसी के बाद इनका नाम उछलने लगा, सामने आने लगा कि एक अच्छे नेता के रूप में, तो मुस्तफ़ा अल कदीमी को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इतनी बात आपको याद रखना है। इराक की राजधानी है बगदाद और करेंसी है इराकी दिनार, तो ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया है। 7 मई को मनाया गया है। पहली बार 1996 में से मनाया गया। अगर मैं विश्व एथलेटिक्स संघ की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में, ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार में 1996 से मनाया जा रहा है 7 मई से। और अगर मैं बात करूं विश्व एथलेटिक्स संगठन की तो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी स्वीडन में। कहाँ हुई थी? स्वीडन में। इतनी बात आपको याद रखनी है इससे संबंधित। 1996 से प्रतिवर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर के खिलाड़ियों को एथलेटिक्स की तरफ जोड़ा जाए, इसीलिए इसे मनाया जाता है। हाल ही में किस सरकार ने आयुष कवच कोविड-19 एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा आयुष कवच कोविड-19 एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय के साथ मिल करके इसका डेवलप किया गया है। कैसे आयुष कवच काम करेगा तो मैं जानकारी दे दूं। आयुष कवच पर आप जो बेसिक जानकारी होती है कि कैसे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाया जाए, कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए, ऐसी सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये यूपी सरकार का कार्यक्रम था। अगला देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? तो 7 मई को मनाई गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 7 मई, याद रखिएगा, 1861 में इनका जन्म होता है कलकत्ता में। और इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि 7 अगस्त 1941 में, 1941 में 7 अगस्त को इनका क्या होता है? निधन होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पहली बार भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसमें? साहित्य में। किस रचना के ऊपर? तो गीतांजलि में। और कब? तो 1913 में मिला था। याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु की उपाधि प्राप्त है और भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचनाकर्ता भी रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में आर्थिक सहयोग व विकास संगठन के लिए किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो याद रखने वाली बात है कि अभी हाल ही में मनीषा सिंह को नियुक्त किया है। तो मनीषा सिंह वर्तमान में क्या होंगी? आर्थिक सहयोग व विकास संगठन के लिए भारतीय अमेरिकी के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगी, ठीक है। ये भ्रम ना रखें कि भारत की ओर से काम करेंगी, तो नहीं, ये भारतीय अमेरिकी हैं लेकिन काम करेंगी अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने ही इनकी नियुक्ति की है मनीषा सिंह की, जो काम करेंगी अमेरिका के लिए आर्थिक सहयोग व विकास संगठन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम के LG पॉलीमर प्लांट में किस गैस के रिसाव के कारण हादसा हुआ? तभी हाल ही में LG पॉलीमर प्लांट में स्टेराइन नाम की गैस के रिसाव के कारण क्या हो गया? हादसा हो गया। मैं बता दूं, जो आप विशाखापत्तनम का एक तटीय शहर है विजाग, जिसे वाइजैक के नाम से जाना जाता है, वहीं से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है RR वैकुंठपुरम। RR वैकुंठपुरम गांव में ये हादसा हुआ और RR वैकुंठपुरम के आसपास के जो 4 गांव थे उनको खासा प्रभाव हुआ। वैकुंठपुरम के जो आसपास कह सकते हैं गांव थे, 4 नहीं 5 गांव थे कह सकते हैं, 5 गांवों में भी प्रभाव देखने को मिला। इसमें 11 लोगों का निधन हो गया और लगभग 300 से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टेराइन का। तो स्टेराइन एक गैस है जो कि रंगहीन गंधहीन है और दूसरी चीज़ वायु में तेजी से फैलने वाली गैस है। इसे अन्य नाम से जानते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स, विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और फिनाइल बेंजीन, इतने नामों से इसे जानते हैं। यूजेज ऑफ स्टेराइन, तो यूजेज होता है खिलौने, कॉस्मेटिक उत्पाद, कंटेनर और जो पंखे के ब्लेड बनते हैं, इन सब में काम करते हैं। ऑक्सीजन की कमी को कर देता है शरीर में कम और उसके बाद व्यक्ति की हो जाती है निधन, ठीक है, यानी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के जो स्वयंसेवी अधिकारी हैं या स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं उनके योगदान में दिया जाता है। और रेड क्रॉस सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो 17 फरवरी 1863 में इसकी हेनरी डूनेंट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। और सबसे अहम बात यह है कि 1917, 1944 और 1963 को इसे नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा। 1863 में इसकी स्थापना हेनरी डूनेंट ने की थी। जो भी स्वयंसेवी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी सहायता करने में अग्रसर रहते हैं, उनके लिए योगदान की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस अभी मनाया गया 8 मई को। क्यों मनाया जाता है? तो मैं बता दूं, ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है जिसके कारण क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी और रक्त कोशिकाओं में कमी हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति की हड्डियाँ या हृदय कैसा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और इसीलिए एक बात और याद रखने वाली बात है
कि ये जो रोग है ये बाल्यावस्था या किशोरावस्था में दिखना प्रारंभ होता है, इसलिए बड़ा घातक रोग है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि साउथ एशिया रीजन, जिसमें हमारा भारत आता है, इस रीजन में सर्वाधिक थैलेसीमिया रोग से प्रभावित व्यक्ति हैं। तो 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईरान ने मुद्रास्फीति से बचने के लिए किस मुद्रा का संचालन प्रारंभ किया है? तो याद रखिएगा, ईरान ने अभी हाल ही में मुद्रास्फीति से बचने के लिए टोमेन नाम की मुद्रा को प्रचलन में लाया है। मुद्रास्फीति वो होती है जब किसी भी देश की मुद्रा का रेट कम हो जाता है वस्तु की अपेक्षा, यानी कि वस्तु के रेट तो हाई होते हैं लेकिन मुद्रा के रेट जो होते हैं कम हो जाते हैं। अब मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं जो मुद्रा टोमन है, ये टोमन इक्वल टू होगी 10,000 रियाल की, ठीक है। 10,000 रियाल तो पुरानी करेंसी यहाँ की है, तो रियाल जो होगा 10,000 के बराबर एक टोमेन होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ईरान के मुद्रा अवमूल्यन कुल 4 बार हो चुका है और भारत का मूल्य अवमूल्यन कुल 3 बार हुआ है। हालांकि करंट अफेयर में डिस्कस इस चीज़ को कर चुके हैं। अगला है, भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन को प्रारंभ किया है और वंदे भारत मिशन के तहत लगभग माना जाता है कि 14,800 भारतीय अभी दुनिया भर में फंसे पड़े हैं, उनको निकालने का काम किया जाएगा वंदे भारत। याद रखिएगा, समुद्र सेतु केवल मालदीव के लिए था, वो भी नेवी मिशन था वो, और ये बाकायदा एयरलिफ्ट किया जाएगा लोगों को लेकर के। अच्छा, एयरलिफ्ट से मुझे याद आया, एयरलिफ्ट मूवी एक आई थी, आप लोगों को याद हो, एयरलिफ्ट मूवी के कारण ही 1990 में एक घटना हुई थी जो कि कह सकते हैं भारतीयों को निकालने का काम चला था। उसमें 1990 में हुआ था, 1,11,711 व्यक्तियों को निकाला गया था पश्चिमी खाड़ी देशों से। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कह सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन था 1990 में जो निकालने का काम किया था। तो ये एयरलिफ्ट मूवी में बाकायदा दिखाया भी गया है। तो ठीक है, चलिए, हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में शहरों की अपेक्षा इंटरनेट में कितनी वृद्धि हो गई है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा कि शहरों की अपेक्षा गाँव में लोग ज़्यादा इंटरनेट चलाने लगे, 10%, ठीक है। जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें 227 मिलियन लोग लगभग यूज़ करते हैं, और अगर मैं शहरी क्षेत्रों में बात करूँ तो 205 मिलियन लोग इसे यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई डेटा की। सर्वाधिक यूज़ करने के मामले में दिल्ली शीर्ष पर है, दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली, और पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करती हैं। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। भारत में वेब पेज स्क्रॉलिंग का काम हो गया, यानी कि वेब पेज सर्चिंग का काम हो गया, वो हो गया आधा। 22 मिलियन में से जो 13 मिलियन जो व्यू पेज होते हैं वो स्थानीय भाषा में देखे जाते हैं, बड़ी बात है ये। चलिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में किस राज्य के अतिरिक्त क्षेत्र को अपने मौसम कार्यक्रम में शामिल किया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को शामिल कर लिया है इसमें रीजन में। आपको याद रखना है कि ये जो बाल्टिस्तान है, गिलगिट प्रांत है, जो गिलगिट प्रांत है, और इसके अलावा पीओके, इन तीनों का मौसम क्या करेगा, आप बताएगा हमारा भारतीय मौसम जो विभाग होगा, अब इसकी जानकारी भी देगा। अभी तक की नहीं देता था, तो ये बड़ी बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जो होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि 30 अप्रैल को पाकिस्तान की जो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि गिलगिट जैसे बाल्टिस्तान में चुनाव करने की अनुमति दी थी, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा विवादास्पद चीज़ें रहेंगी। बात कर लेते हैं भारतीय मौसम विभाग की। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में, हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली में। आगे देखते हैं, चीन द्वारा हाल ही में किस रॉकेट को लॉन्च किया गया? तो चीन द्वारा अभी हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B का प्रक्षेपण किया गया है हैनान प्रांत से। चीन के ही हैनान प्रांत से इसका प्रक्षेपण किया गया है। ये काम क्या करेगा? चाइना भी रिसेंट में ही एक टियांगोंग, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, टियानगोंग नाम का एक स्पेस सेंटर का विकास कर रहा है, और स्पेस स्टेशन जो होगा और वो इसी लॉन्ग मार्च 5B से ही लॉन्च किया गया है, और उसे स्पेस स्टेशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर पहुँचाने का काम करेगा। 2022 तक अंतरिक्ष में भी यात्रियों को भेजने का काम करने का प्रारंभ कर रहा है चाइना। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किसके कार्यकाल में वृद्धि कर दी है? मैंने अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन में पढ़ाया आपको सुबह मीटिंग में। तो भारत में गुडविल एम्बेसडर हैं हमारी दिया मिर्जा। दिया मिर्जा का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो रहा था, तो 2022 तक इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। ये बात आपको याद रखने वाली बात है। कोई वेतन नहीं होता, यात्रा भत्ते केवल मिलते हैं। और मैं बात करूँ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय की, तो केन्या के नैरोबी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, पर्यावरण संबंधित विषयों पर बात करता है। प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है 9 मई को। प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जा रहा है 9 मई को। मैं बता दूं, ये भी आपकी आज की करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया है। पहली बार 2006 से मनाया जा रहा है, और इसे भी UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ही आयोजित किया जाता है। माना गया तो लगभग की पूरी पृथ्वी पर 1 मिलियन पक्षियों की प्रजाति है जो कनेक्टिविटी खो रही है, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर जैसे जाते थे पक्षी, अब नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो 9 मई को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा विकसित परीक्षण किट को वितरण का जिम्मेदारी निभाएगा भारतीय डाक। भारतीय डाक पहली बार 1854 में स्थापित हुई लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो भारतीय डाक का संस्थापक भी लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है।
तो ये काम कौन करेगा? भारतीय डाक करेगी। जो परीक्षण किट होगी कोविड-19 से संबंधित वो घर घर पहुंचाने का काम करेगी। ये परीक्षण किट सूखी बर्फ में भेजी जाती है, इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो लगभग 1,54,000 डाकघरों के साथ मिलकर के समझौता हुआ है कि परीक्षण किट का आवंटन करेगा ICMR, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में अगला क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर्स की संख्या में वृद्धि हुई। तो कह रहा है कि 88 संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? तो बढ़कर के वर्तमान में 96 हो गई है। 2017-18 का डेटा था, उसमें था 88, और 2019-20 का जो डेटा आया उसमें हो गई है, कह सकते हैं 96। 2019-20 का ये डेटा है और ये 2018-19 का डेटा था। तो याद रखिएगा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल के अधीन काम आता है, सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा में बार बार कहता हूँ, मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयोजन से बनता है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो कि दुनिया में सर्वाधिक मैंग्रोव मतलब दलदली वनस्पति होती है मैंग्रोव वन, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन थे आप लोग के लिए, ये 53 क्वेश्चन थे, मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले। हो सकता है जल्दबाजी में कुछ अगर समझ ना आया हो, जल्दबाजी मेरे करने का कोई और औचित्य नहीं था, केवल इसलिए क्योंकि लेक्चर छोटा रहे और आप लोगों को समझ में आए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ पूछने योग्य चीज़ होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आपको उत्तर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।